अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोगों को पिछले तमाम लेक्चर्स में कोई इशू नहीं होगा। अगर है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। आज का हमारा लेक्चर जो टॉपिक है, बेसिक टॉपिक हमारा है बेसिक मेजरमेंट ऑफ एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी में हमने जो उसकी मेजरमेंट्स होती हैं उसके हवाले से चल रहे हैं। फिर हम लोगों ने अब तक स्टडी कर चुके हैं उसकी इंट्रोडक्शन को, उसकी प्रिवेंशन को, उसमें डिजीज को, कंट्रोल को। अब हमारे पास आया है कि मेजरमेंट्स हमें एपिडेमोलॉजी के एडवांटेजेस के हवाले से हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं। बेसिकली हम मेजरमेंट्स हैं, उनके तमाम तरह के एडवांटेजेस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉपुलेशन एट रिस्क। बेसिक मेजरमेंट्स में हमारे पास देखना ये होता है कि हमारे पास वो पॉपुलेशन जो एट रिस्क है, हमारे पास जिनको हमने उससे बचाना है या जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एट रिस्क। तो पॉपुलेशन एट रिस्क आपके पास हमेशा वो पॉपुलेशन होती है जो आपके सराउंडिंग में होती है। उसमें आपका लाजमी नहीं है कि एक ही टाइप की आप पॉपुलेशन देखेंगे। आप एक ग्रुप को देख सकते हैं, एक डिजीज के अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते हैं कि कितनी एरिया तक या कहाँ तक ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। तो रिस्क पॉपुलेशन हमारे पास हमेशा वो पॉपुलेशन होती है जो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस अ स्पेसिफिक नेगेटिव हेल्थ। आप देखेंगे कि वो लोग जिनमें बार बार कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं और उससे हेल्थ के आउटकम या इवेंट जो हैं वो सर्टेन फैक्टर्स को डिटरमिन, उनके जो सर्टेन फैक्टर्स हैं वो उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमने कहा था कि कोई भी डिजीज हमारे पास कब फैलती थी, अकॉर्डिंग टू द एपिडेमोलॉजी हमने कहा था कि ये इकोलॉजिकल ट्राइएड होता था हमारे पास, जिसमें होस्ट होता था, एजेंट होता था और एनवायरनमेंट होता था। अब हम कह रहे हैं कि वो लोग जिन लोगों में ये चीजें बार बार नेगेटिव हेल्थ की कंसिडर की जा सकती हैं, जिनमें वो फैक्टर्स पाए जाते हैं, अब उनमें लोगों में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि एक बंदे की इम्यूनिटी वीक होती है तो उसको रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं। तो जब रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो रही है। अब इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होती जाएगी तो पेशेंट क्या होता जाएगा, इम्यून डेफिशिएंट होता जाएगा। जैसे जैसे पेशेंट इम्यून डेफिशिएंट होता जाएगा तो वो रिस्क पे आता जाएगा। इस तरह के लोग जिनमें बार बार इन्फेक्शन हो रहे होते हैं वो हमारे पास पॉपुलेशन एट रिस्क में फिट आते हैं। इसमें हमारे पास हमने साथ कहा कुछ सर्टन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उन्हें बार बार होता है। अब वो सर्टन फैक्टर्स को भी तो हमने साथ में कंसिडर करना है कि वो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं। फैक्टर्स हमने कहा था कि एनवायरनमेंट भी हो सकता है, हमारे पास होस्ट की वजह भी हो सकती है और एजेंट की वजह भी हो सकती है। तो तीनों चीजें हो सकती है। तो कहता है कि these factors can include demographic, environmental, lifestyle or genetic elements that increase the likelihood of developing particular disease, injury or health other related conditions। जो अभी हम बात कर रहे थे कि उसका लाइफस्टाइल हो सकता है, उसका जेनेटिक एलिमेंट हो सकता है, उसके अलावा पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, या उससे अदर रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं जो हमारे पास डेमोग्राफिक एनवायरमेंटल के हवाले से चल रही होती हैं, उन ये तमाम फैक्टर्स जो हैं उसमें वो डिजीज काज करने का मजब बनते हैं। फिर फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें कोई देखते हैं तो कहता है कि इन्फेक्शियस डिजीज द पॉपुलेशन ऑफ द रिस्क माइट बी दोज हु आर वैक्सीनेटेड। तो कहता है कि अगर इन्फेक्शियस डिजीज को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो रिस्क किन में हो सकता है, उनमें भी हो सकता है जो वैक्सीनेटेड हो, जो अनकम्प्रोमाइज्ड हो, जो लिविंग आर ओवर क्राउडेड कंडीशंस में रह रहे हैं। आप लोगों से मैं पहले भी एक दो दफा बात कर चुका हूँ कि मैंने, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा डायरेक्ट पेशेंट इंटरेक्शन था, तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेट किया गया।
अब जब मैं वैक्सीनेट होने के बाद मैं कोविड में काम कर रहा था तो मुझे कोविड हुआ। क्यों कोविड हुआ? उसकी रीजन, क्योंकि मैं पॉपुलेशन उस पॉपुलेशन का हिस्सा था जो एट रिस्क थी। चाहे मैं वैक्सीनेटेड था, चाहे मैं अनवैक्सीनेटेड था, चाहे मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, लेकिन था तो मैं एक रिस्क पे। तो इसलिए वो पेशेंट्स जो होंगे, वो तमाम लोग जो उस माहौल में या उस माहौल में और उस जगह पे एक डिजीज के अकॉर्डिंगली उन फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट हो रहे होंगे, तो वो हमेशा पॉपुलेशन हमारे पास एट रिस्क होगी। अनवैक्सीनेटेड लोग जिनमें चांसेस होते हैं किसी भी डिजीज के होने के, और इम्यून कम्प्रोमाइज जिनमें कोई भी डिजीज अगर हो सकती है। लिविंग और ओवर क्राउडेड कंडीशंस, जो हमारे पास ओवर क्राउडेड होता है या किसी भी स्पेसिफिक स्पेस पे आप ओवर क्राउडेड किसी चीज को करें, तो वहां पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिनके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर्स में बात कर चुके हैं। उसको उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैंने आपको अपनी वाली एग्जांपल सिर्फ इसलिए दी थी कि वैक्सीनेटेड होने से मैं चांस था, 65% चांस था कि मुझे वो डिजीज नहीं होगी, कोविड नहीं होगा। गवर्नमेंट ने मुझे वैक्सीनेट इस वजह से करवाया कि मैं वो काम कर सकूं। लेकिन अनवैक्सीनेटेड पर्सन, क्या वो कोविड में काम कर सकता है? वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हमारे पास उसके पास वो पॉपुलेशन एट रिस्क पर है, वो इम्यून कम्प्रोमाइज हो सकता है, उसको कोई और कोमॉर्बिडिटी हो सकती है। देखिए ना, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि क्रोनिक डिजीज हो सकती है, लाइक हार्ट डिजीज है, या कोई और कोमॉर्बिडिटी है, ब्लड प्रेशर है, पुअर डाइट है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो ये सारी चीजें हमारे पास किस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं? हमें पॉपुलेशन एट रिस्क की तरफ लेकर जा रहे हैं। एसेंशली द पॉपुलेशन एट रिस्क जो होता है, वो आइडेंटिफाई करता है टारगेट को, इंटरवेंशन इंटरवीन करता है उसको रिड्यूस करने का, कि कम से कम नुकसान पहुंचे, और वो आसानी से उसको हम मॉडिफाई कर सके। लेकिन sorry, nowadays I have just a question. Does this concept relate a specific scenario you are thinking about? कोई भी एक पर्सन जो पॉपुलेशन एट रिस्क में है, उसको आप देखें तो वो उसका क्या टारगेट, उसमें हमारा टारगेट क्या होता है कि हमने कंसर्न करना है कि हमारा जो पॉपुलेशन एट रिस्क का जगह है, वहां पे हमारे पास कम से कम नुकसान हो सके। डिजीज अगर अगर होती है तो उससे कम हम डिसेबिलिटी की तरफ जाए। ठीक, ये थी जी चीजें हमारे पास पॉपुलेशन एट रिस्क से रिलेटेड। मजीद हम देखते हैं। सॉरी, पॉपुलेशन रिस्क इज नॉट इंडिविजुअल रिस्क। ये किसी एक इंडिविजुअल का रिस्क नहीं है। पॉपुलेशन का रिस्क है, जनरल पॉपुलेशन। आप देखें, इसने इस पिक्चर में हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कुछ हमारे पास बनाए हुए हैं। अगर आप इनको नॉमिनेट करें तो जो हमारे पास ब्लू कलर का है वो प्रोटेक्टिव जीनोटाइप है। हमारे पास जो ऑफ वाइट कलर में है, या इसे हम लाइट ब्राउन कहेंगे, वो हमारे पास जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन में है। और जो लाइट रेड में है, वो हमारे पास अनहेल्दी एक्सपोजर्स हैं। वो लोग जिनको डिजीज हो रही है, अनहेल्दी एक्सपोजर है। या और जो हमारे पास ग्रीन में है, वो हेल्दी एक्सपोजर्स हैं, जो हमारे पास ठीक ठाक लोग हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो वो उसको आप देखें तो हेल्दी पर्सन में हेल्दी लोग को कितने हो सकते हैं पॉपुलेशन में से, हमारे पास डिजीज कैसे हो सकते हैं। तो वो आपको इस पिक्चर में शो कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास हेल्दी है। उसमें हेल्दी लोगों में भी हो सकती है, अनहेल्दी में भी हो सकती है, जिसमें रेशियो ज़्यादा होती है हेल्दी लोगों से। उसके अलावा प्रोटेक्टिव लोग भी हमारे पास डिजीज का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था। बाकी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन वाले तो वो उसमें हमारे पास सारे के सारे डिजीज में ही आ जाते हैं।
अगर हम हेल्दी में देखें तो प्रोटेक्टिव वाले ज्यादातर हो सकते हैं जो ठीक ठाक रहेंगे। हेल्दी वाले तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि हेल्दी वाले प्रोटेक्टिव से तो कम होंगे, लेकिन होंगे तो हेल्दी, वो तो ठीक होंगे। और अनहेल्दी एक्सपोजर का भी चांस हो सकता है कि उसको डिजीज ना ही हो। ठीक है, तो ये तमाम तर जो चीजें होती हैं हमारे जो लाइफ स्टाइल है, हमारी एक्सरसाइज, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो उसके अलावा हमारे फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स इंटरेक्ट किससे कर रहे थे? एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट हमें क्या देता है? एनवायरनमेंट हमारे पास, हम बेसिकली होस्ट तो हम होस्ट हैं। अब हमने एक एजेंट के साथ मिलना है, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के साथ, तो हमें डिजीज हो जानी है। अब जब हम फैक्टर्स को रोक देंगे, यानी कि हम एनवायरनमेंट वैसा नहीं बनने देंगे, या हम एजेंट को एंटर नहीं होने देंगे, हम हेल्दी होंगे तो एजेंट हमारे पास इम्यून कम्प्रोमाइज तो नहीं हो सकता ना। हम अब हमारे पास एजेंट जो होगा वो जैसे ही एंटर होगा फॉरन बॉडी उसे किल कर लेगी। हम हमारे पास डिजीज स्प्रेड नहीं हो सकती, डिजीज कर नहीं हो सकती, ना ही हम स्प्रेड कर सकते हैं। जब अकर नहीं होगी तो हम स्प्रेड भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था इस पिक्चर के थ्रू कि हमारे पास जो पॉपुलेशन रिस्क होता है उसमें हमारे पास हर एक बंदे को डिजीज हो सकती है। और ज्यादातर किन लोगों में डिजीज होती है? जिनमें हमारे पास जो लोग हमारे पास इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, उन लोगों में डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अनहेल्दी एक्सपोजर में चांसेस उससे थोड़े से कम होते हैं, हेल्दी एक्सपोजर में उससे थोड़े से कम होते हैं, और प्रोटेक्टिव में उससे कम होते हैं। बेसिकली वो इस पिक्चर में ये शो करवाना चाह रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जिनको हम देखते हैं तो हमारे पास एक किसी भी कंट्री को या किसी भी पॉपुलेशन को हम उसका जो है मेजरमेंट्स करते हैं, ताकि हम बेसिकली वो मेजरमेंट्स सारी इसलिए कर रहे होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हम तरक्की के कौन से मराहिल में हैं, कि हम डिजीज को कंप्रोमाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, डिजीज पर्सन बढ़ते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं, कोई बीमारी फैल रही है या हम उसे रोकने में कामयाब हो रहे हैं, किसी डिजीज को ओवरकम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। कोई डिजीज जो हमारे पास पूरे मुआशरे को खराब कर सकती है, उसको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमें सारी ये मेजरमेंट्स बताएंगी, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगी। इन्फेंट मोर्टेलिटी है, तो उसके अलावा हमारे पास न्यूनेटल मोर्टेलिटी है, प्री नेटल मोर्टेलिटी है, उसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी है, उसके अलावा हमारे पास जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट इस तरह की मोर्टेलिटीज हैं, जिसमें 5 मोर्टेलिटी आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली वो बता रही होती हैं जिनमें हमने देखना है कि हमारे पास वो बच्चा जो वो किस हद तक ग्रो कर सकता है। ठीक है, अब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है? बेसिकली पहले हमें इस डेफिनेशन को समझते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी, सबसे पहले तो इन्फेंट कौन से टाइम पीरियड होता है। आप सब लोग क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड है तो आप लोगों को पता होगा कि इन्फेंट का टाइम पीरियड कौन सा होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेफर्स टू द डेथ, वो टाइम पीरियड डेथ का ऑफ इन्फेंट अंडर द एज ऑफ 1 ईयर। जब बच्चा 1 साल के अंदर अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी। बिफोर इन्फेंट हमारे पास क्या आता है? न्यूनेट। ठीक है, अब हमारे पास इन्फेंट वो टाइम पीरियड है जो हमारे पास कहाँ से लेके 1 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हुई, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी में जाएगा। इट इज ऑफन यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ द ओवरऑल हेल्थ। इस चीज को हम एक इंडिकेटर के तौर पे भी यूज करते हैं। ओवरऑल हेल्थ जो है हमारे पास वेल बीइंग ऑफ पॉपुलेशन में कैसी है, रिफ्लेक्ट करती है क्वालिटी ऑफ हेल्थ के, मैटरनल हेल्थ एंड सोशल कंडीशंस। ठीक है, ये एक इंडिकेटर हमारे पास किन चीजों को दिखा रहा है कि हमारे पास हेल्थ केयर क्वालिटी कैसी है।
हेल्थ की क्वालिटी कैसी है, मैटरनल हेल्थ कैसी है, माँ सेहत का हम कितना ख्याल रखते हैं, सोशल कंडीशंस कैसी हैं, हमारे पास मुआशरती इक़्तिदार कैसी है कि हम एक ऐसा बच्चा जो 1 साल से कम उम्र का है, हम उसमें जो मरने की रेशियो है उससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारा मुआशरा कितना सेहत पे काम करता है, हमारी माँ की सेहत का कितना ख्याल रखा जाता है। क्योंकि अगर माँ की सेहत होगी ठीक तो बच्चे की सेहत ठीक होगी। सोशल कंडीशंस कैसी होंगी कि 1 साल के बच्चे को हमारे पास कितना इग्नोरेंस दिया जाता है, कितनी डिजीज को उसको हम स्पेसिफाई कर पाते हैं और कितना हम उस पर काम करते हैं। देखिए एक चीज से हमें 3 चीजें पता चल गई। ठीक है, आगे चलते हैं जी। इन्फेंट मोर्टेलिटी कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्री मेच्योर बर्थ। हमारे पास इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हमें इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी को हम जब स्टडी करते हैं तो हमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो वो हमने देखने होते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? कहते हैं प्री मेच्योर बर्थ। प्री मेच्योर बर्थ, birth defect, infections, malnutrition, lack of access to healthcare, socio-economic factors, maternal health, ये 6-7 फैक्टर्स हैं। उसके अलावा और भी हैं लेकिन मैं सिर्फ इनकी तरफ जा रहा था। ये चीज़ें हमें क्या इंडिकेट करती हैं? ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं तो हम इन्फेंट मोर्टेलिटी की हमें समझ आती है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी हमारे पास रीजन क्या थी, उस किन चीजों के रिजल्ट में, कौन से फैक्टर्स के रिजल्ट में हमारे पास इन्फेंट मॉर्टेलिटी हुई है। प्री मेच्योर बर्थ की बात करते हैं जी। प्री मेच्योर बर्थ, एक बच्चा जो प्री मेच्योर बर्थ हुई उसकी बेबी बोर्न अर्ली ऑफन फेस हेल्थ collagens such as underdeveloped organs and system। प्रीमेच्योर है यानी कि मैच्योर अभी बच्चा डेवलप ही नहीं हुआ और हम बच्चा डिलीवर हो गया है। अब उसकी डिलीवर होने की वजह से उसके कुछ ऑर्गन जो है वो अंडर डेवलप थे, वो जो सिस्टम्स थे वो अंडर डेवलप थे, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, जिनकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो एक फैक्टर तो ये हो गया कि ये फैक्टर है कि हमारे पास इन्फेक्ट मॉर्टेलिटी हो सकती है। बर्थ डिफेक्ट की बात करें, सम बेबीज आर बोर्न विद कंडीशंस। बच्चे, कुछ बच्चे उन कंडीशंस के साथ पैदा हो जाते हैं दैट मे बी फर्टाइल इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। जो कि हमारे पास लाइफ की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसके लिए वो सूटेबल नहीं होते, उसमें हम देखते हैं। तो हम कहते हैं कि जी बर्थ डिफेक्ट जो है उसकी वजह से जो चीज़ें हमारे पास बच्चे में अर्ली स्टेज में डेवलप होनी थी वो नहीं हो पाई, तो उनको हम उन चीज़ों को हम मेंटेन करने करते हैं जिससे हमारे पास ये चीज़ें होंगी तो हम उसको करेंगे। फिर है उसके भी वजह से हमारे पास डेथ हुई तो हमने कहा कि ये हमारे पास अर्ली बर्थ डिफेक्ट की वजह से बच्चे में इन्फेंट मोर्टेलिटी हुई। इन्फेक्शन, अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो आप सब लोगों को पता है कि हमारे पास बहुत से कॉमन इन्फेक्शन है जो बच्चों में होते हैं। निमोनिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। ये मोस्ट कॉमन अकरिंग वाले इन्फेक्शन हैं जो हमारे पास बच्चों में ओकर होते हैं, जिससे हमारे पास बच्चे के मोर्टेलिटी होने के चांसेस होते हैं या बच्चा मोर्टेलिटी में जाता है तो उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी का ये भी एक मेन फैक्टर होता है। तो हमने 3 बात की है, प्रीमेच्योर, उसके ऑर्गन जैसे सिस्टम डेवलप नहीं हुए, बर्थ डिफेक्ट, बर्थ के दौरान वो डिफेक्ट आ गया था, अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में जो डेवलप होनी चाहिए थी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स होता है, उसके अलावा फोरामेन वेल होता है, उसके अलावा हमारे पास मोस्ट अकरिंग होने वाली डिफेक्ट्स हैं, या हमारे पास न्यूरल ट्यूब्स का डिफेक्ट आ जाता है, या हमारे पास न्यूरोपोर्स के क्लोज होने का क्लोजर का इफेक्ट आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास मोस्ट अकरिंग होने वाली चीजें। इन्फेक्शन की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है निमोनिया है, डायरिया है या सेप्सिस है, तो वो आप ऑलरेडी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को सबको इस चीज के बारे में ज्यादा बेहतर पता होगा। आई होप कि मेरे से भी ज्यादा अच्छा पता होगा। मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन हमारे पास
जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें हमारे पास बच्चे मेल न्यूट्रिशन का बहुत शिकार होते हैं। मेल न्यूट्रिशन हमारे पास बेसिकली लैक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चीजें कम हो, ठीक है। ड्यूरिंग पर्सन के पास अगर सिंपल इनकम होगी तो उसमें हमारे पास, मेरे ख्याल है आप लोगों में से किसी का माइक ऑन हो गया, अगर आप लोग माइंड ना करें तो काइंडली माइक ऑफ कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब लोगों का माइक म्यूट कर देता हूँ। सॉरी, जिस लैपटॉप पे मैं लेक्चर ले रहा था तो उसका भी माइक ऑफ हो गया। तो हम मेल न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, तो अर्ली स्टेजेस ऑफ द लाइफ में हमारे पास बहुत सारे जो लोग हमारे पास प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। उसकी काफ़ी सारी रीजंस होती हैं। एक हमारे पास हो सकता है सोशल, हमने सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर कहा था, सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर, ठीक है, उसकी वजह भी हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मेडिकेशन नहीं है, लोग टाइम पीरियड को मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से आप, तो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम बार बार लोगों को कहते हैं कि कम से कम बच्चे में 2 साल का बच्चा हो, ताकि बॉडी की जो न्यूट्रिशन है वो आप अगले बच्चे में अपनी पूरी कर सकें और बच्चे में ट्रांसमिट कर सकें, क्योंकि बच्चे ने तो न्यूट्रिशन आपसे ट्रांसमिट करनी है ना, किसी और से तो उसने नहीं लेनी न्यूट्रिशन। ये थोड़ी है कि आप जो खा रहे हैं वही न्यूट्रिशन बच्चा लेता जा रहा है। आपकी बॉडी के मिनरल्स वहां से वो एनर्जी ले रहा है। आप जो डाइट ले रहे हैं उस डाइट में से कुछ हिस्सा ले रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है। तो वहां पे हमारे पास अगर मेल न्यूट्रिशन होगी तो बच्चे में हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, और हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी तो हमारे पास बच्चा मर सकता है। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ टू हेल्थ केयर। अब लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर अभी मैं बात कर रहा था, जो मैंने जानबूझ के बढ़ाई नहीं थी, क्योंकि अगला टॉपिक था हमारे पास लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। हम लोगों को अवेयरनेस ही नहीं देते, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज ही नहीं है। जो हमारे पास जितने लोग जो होंगे ना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होंगे, उन लोगों में वो अवेयरनेस ही नहीं है। वो अवेयरनेस होगी तो वो लोग काम कर सकेंगे, वो लोग तरीके से आगे चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे। जब तक हम लोगों में असेस नहीं करेंगे कि इसमें कौन सा फैक्टर्स इंटरेक्ट हो रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ या एजेंट के साथ या होस्ट के साथ, तो वो फैक्टर्स अगर हम उनको रोकेंगे नहीं तो आप उसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में देखें, पॉवर्टी है, पुअर लिविंग कंडीशंस हैं एंड इनएडिक्वेट मैटरनल कंडीशंस हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं हायर रेट्स इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। वो कैसे करती हैं जी? अभी हम बात कर रहे थे मेल न्यूट्रिशन में पॉवर्टी, एक बंदे को एक उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग डाइटिंग, वो पुअर लिविंग कंडीशंस में जिंदगी गुजार रहा है, हैंड टू माउथ गुजारा कर रहा है, वो कैसे उसकी न्यूट्रिशन को पूरा करेगा, वो कैसे उसमें वो सारी चीजें पूरी कर पाएगा, वो कैसे हेल्थ केयर जाके उसको किसी भी हेल्थ केयर से असेस करवा सकेगा, क्योंकि तो एडवांटेजेस उसको मिल ही नहीं रहे। इनएडिक्वेट मैटरनल केयर कंट्रीब्यूटर है। आपने भी देखा होगा कि हमारे पास जितने भी गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, इनमें हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो मदर एंड चाइल्ड केयर के हवाले से काम कर रही है, ताकि हम अपनी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी कम कर सकें, मटरनल मटरनल रेट को भी कम कर सकें, और हम इससे इन दोनों की सेहत को बेहतर कर सकें, जिससे हमारे पास चीज़ें डिवेल्प होना शुरू होंगी। हमारे पास एक हेल्दी पर्सन सरवाइव करेगा, और जब वो हेल्दी पर्सन सरवाइव करेगा तो वो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली
अपना लाइफस्टाइल नहीं बनाएगा, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली अपना एक वर्क कर परफॉर्म कर सकेगा, और वो परफॉर्म करने की वजह से हम किसी भी तरक्की की तरफ गिरा पर चल सकते हैं। तो ये भी हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो भी हमारे पास इन्फेंट मॉर्टेलिटी की तरफ लेकर जाता है। मैटरनल हेल्थ में हमारे पास कंडीशंस हैं, मसलन प्री क्लैम्शिया, डायबिटीज, पैटर्नल केयर, लैक ऑफ पैटर्नल केयर, इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेंट डेथ। ये तमाम तर चीज़ें हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी को जो है वो कंट्रोल कर रही होती हैं, या उसको हम क्या कहते हैं कि वो का अगर वो हम उन कंट्रोल उन फैक्टर्स पे काम ना करें तो हमारे पास इन्फेंट के मैटरनल इन्फेंट के मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। अब न्यूनेटल मोर्टेलिटी क्या होती है, रेट अभी हम बाद में बात करेंगे, अभी हम इनके न्यू डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, या इन पे होने वाले काम के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूनेटल मोर्टेलिटी क्या होती है जी? न्यूनेटल मोर्टेलिटी होती है डेथ ऑफ अ न्यू बॉर्न विद इन 20 डेज, 28 डेज, सॉरी 28 डेज। हमारे पास पहले 28 दिन जिंदगी के जो होते हैं उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न या न्यू नेट। अब वो न्यू नेट जो होता है उसके बाद उस टाइम पीरियड में अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो हम उसे न्यू नेटल मोर्टेलिटी में कंसिडर करेंगे। और अगर 1 साल के टाइम पीरियड में डेथ हो जाती है तो हम उसे किस में कंसिडर करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी कंसिडर करेंगे। ठीक है। It is a subset of infant mortality which includes death that occur up to 1 year of age. ये हमारे पास 1 साल का टाइम पीरियड में आएगा। Neonatal mortality is particularly critical in assessing the effectiveness, healthcare system and maternal care। ये उसके कोई फैक्टर्स हमारे पास आ गए। उसमें हमारे पास था, फैक्टर था हमारे पास न्यूनेटल मोर्टेलिटी का जो फैक्टर्स हैं उसमें भी हमारे पास हेल्थ केयर इफेक्टिवनेस, हेल्थ केयर असेसिंग है, मैटरनल केयर है, एज मेनी न्यूनेटल डेथ्स हो सकती हैं, उसके अलावा मेडिकल इंटरवेंशंस हैं, या फिर प्रॉपर केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी जिनसे हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बना हुआ है जी कि आर यू फोकसिंग ऑन न्यूनेटल मोर्टेलिटी इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और रीजन। तो बिल्कुल जी, आप लोग अपने किसी भी जगह पे देखें तो आपको मैटरनल मदर एंड चाइल्ड केयर आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसको सपोर्ट करना चाहिए। द मेन काज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी, उसके जो मेन काज हैं उसमें भी हमारे पास वही वो सारी चीज़ें जो हम अभी बात कर रहे थे वही चीज़ें हम उसको डिस्कस करते हैं कि प्री मेच्योरिटी, प्री टर्म बर्थ हो जाती है। प्री टर्म बर्थ आप लोगों को पता है कि प्री मेच्योर बर्थ जो होती है वो हमने जैसे पहले बात की थी कि टाइम से पहले बच्चा पैदा हुआ है उसमें हमारे पास बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन हमारे पास अगर बच्चा डिलीवर होता है तो उसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस हो सकते हैं, उसमें फीडिंग डिफिकल्टीज आ सकती है, उसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसके ऑर्गन्स या सिस्टम कुछ डेवलप नहीं हो सकते। इन्फेक्शन की बात करें तो हमने निमोनिया, सेप्सिस और डायरिया की बात की थी। तो हमारे पास मेनिंजाइटिस है, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास जो पेशेंट में डेथ की काज बन सकती हैं। ये इन्फेक्शन जो होते हैं ये प्रिवेंटेबल विद प्रॉपर हाइजीन के साथ किए जा सकते हैं, वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है। बर्थ एस्फिक्सिया, इसके बारे में हमने पहले नहीं डिस्कस किया। बर्थ एस्फिक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें बच्चे को इनफ ऑक्सीजन नहीं आ रही होती ड्यूरिंग लेबर और डिलीवरी के दौरान, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रेन की डेथ हो जाती है या ब्रेन डैमेज होता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ होती है। जब डैमेज होता है हमारे पास नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है ना हमारे पास सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज को, जब हमारे पास
सिस्टम कंट्रोल करने वाला खराब होगा तो वो चल ही नहीं पाएगा, तो कैसे चलेगा? इस वजह से उसे पार्थेसिस कहते हैं। इट इज ऑफन प्रिवेंटेबल विद प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड मेडिकल केयर ड्यूरिंग डिलीवरी। Congenital abnormality